वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने पिछली क्लास तक नाउन के जो यूज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल होता है, नाउन के पार्ट होते हैं, वो सारे हमने लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नाउन का एक अलग पार्ट होता है, वो होता है नाउन के केस। नाउन का एक अलग पार्ट होता है नाउन का केस। तो उसको आज हम लोग देखेंगे। आज एक ही क्लास में हम लोग नाउन के केस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नाउन का जो केस होता है आज हम लोग उसको देखेंगे, नाउन का केस। तो नाउन केस के आधारित पे 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन केस। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जिसको अक्सर लोग जानते हैं सब्जेक्टिव केस के नाम से, सब्जेक्टिव केस के नाम से, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तीसरा होता है आपका केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। और चौथा होता है आपका वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। और पांचवा होता है पजेसिव केस, पजेसिव केस जिसको कुछ लोग जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार के केस होते हैं। कौन सा केस? पहला होता है नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है केस इन अपोजिशन, चौथा होता है वोकेटिव केस और पांचवा होता है केस इन अपोजिशन, ठीक है। अब ये होते क्या है, हमने लिख दिया ये केस। अब ये होता क्या है, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा नाउन किस केस में है, किस केस से बिलोंग करता है, तो उसको देखिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, ठीक है। हम उसको नॉमिनेटिव केस नहीं, अब हम सब्जेक्टिव केस में लेके चलेंगे क्योंकि उसी के नाम से ये तय हो जाएगा कि ये किस केस से कोई नाउन बिलोंग करता है। तो पहला है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम करता है, या फिर जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो उसी नाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस में मानते हैं, उसी नाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस में मानते हैं। जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो इस इज का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम। अच्छा लड़का कौन है? राम है। तो ये सब्जेक्ट जो है कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ये है राम। तो यही होगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मोहन वर्क्स हार्ड, जैसे ये लिखा है मोहन वर्क्स हार्ड। मोहन कठिन काम करता है, मतलब कि कड़ी मेहनत करता है। मोहन कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ पे जो कड़ी मेहनत करने का इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन। वर्क करने का काम कौन कर रहा है? मोहन। इस वर्क को करने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये मोहन सब्जेक्ट है, तो यही होगा सब्जेक्टिव केस। सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम करता है या फिर किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वही कहलाता है सब्जेक्टिव केस, वही कहलाता है सब्जेक्टिव केस। तो समझ में आया? पहला सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वही कहलाता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सिंपल सा था। दूसरा देख लीजिए। इन सब के कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो है लास्ट का, और वो है पजेसिव केस, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, तो वही नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो वही नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि द फार्मर was
द फील्ड। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस फार्मर ने, ये फार्मर नाउन है और इस सेंटेंस में ये कहाँ काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह। तो पहले ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। अब दूसरी बात बताइए, जो फार्मर खेत जोत रहा है, फार्मर क्या कर रहा है, जोतने का काम कर रहा है। क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है। फार्मर जो है जोतने का काम कर रहा है, क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है। तो क्या ये जो फील्ड है ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, और ये नाउन किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह है। ये नाउन किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह है। तो ये नाउन ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ये किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब इसके बाद पहले ये जानिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। मान लीजिए आप यहाँ, तो ये भी आ सकता था ना, द फार्मर प्लॉज द फील्ड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं सेंटेंस में, तो आप पहचानोगे कैसे कि वो ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने लिखा था कि राम इज ए डॉक्टर लिख दिया, राम इज अ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। ये डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सबसे सिंपल सा लैंग्वेज तो ये है कि अगर जो वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा नहीं है, तो उसको पहचानने का एक और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, राम इज ए डॉक्टर में ये डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, नहीं है। ये डॉक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। बल्कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए दो तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट दो होता है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर जो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है, तो किसी सेंटेंस में अगर जो ये दोनों ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसको पता है दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला, अगर आप whom पूछ रहे हैं, whom, अगर आप उस सेंटेंस को whom लगाकर किसी सेंटेंस का आंसर निकालना है, जैसे मैं ये लिखूं, राम taught him इंग्लिश। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम taught him इंग्लिश। अगर आप इस सेंटेंस में whom लगा कर क्वेश्चन करें कि राम, whom का मतलब होता है किसे, whom का मतलब क्या होता है, किसे, whom का मतलब क्या होता है, किसे। अगर जो किसी को नहीं पता है तो ये जान ले, whom का मतलब किसे होता है। तो अगर जो यहाँ पे आप किसे लगाकर क्वेश्चन बनाएं कि राम किसे पढ़ाता है, राम इंग्लिश किसे पढ़ाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हिम दे दे रहा है, आपका आंसर यहाँ पे हिम दे दे रहा है। राम इंग्लिश किसे पढ़ाता है, राम इंग्लिश किसे पढ़ाता है, हिम को पढ़ाता है, उसे पढ़ाता है। तो ये हिम क्या होगा, ये हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा, अगर जो व्हाट लगाकर आप क्वेश्चन करें, व्हाट लगाकर मतलब कि क्या, अगर आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें कि राम क्या पढ़ाता है, राम उसे क्या पढ़ाता है, राम उसे क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है। राम उसे क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। आपने जैसे ही व्हाट लगाकर क्वेश्चन किया, जैसे ही आपने व्हाट लगाकर क्वेश्चन किया, तो क्या इसका आंसर इंग्लिश आ रहा है, तो क्या उसका आंसर इंग्लिश आ रहा है, तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर जो समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब आप व्हाट लगाकर किसी सेंटेंस का आंसर निकालते हैं, जो आंसर आता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप किसी सेंटेंस में whom लगाकर क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम इंग्लिश पढ़ाता है, whom किसे पढ़ाता है,
उसे पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम उसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने का आंसर जब मिला तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा रमेश 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 returned my book returned my book returned my book returned my book to me return my book to me। देखिए पहली बात तो ये दो चीज़ें जान लीजिए, रहने वो मैं आपको वर्ड में पढ़ाऊंगा, अभी इसको इग्नोर कीजिए। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, रिटर्न समथिंग टू समबडी। एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, रिटर्न समबडी समथिंग। देखिए स्ट्रक्चर कई जगह फॉलो होते हैं, स्ट्रक्चर कई जगह फॉलो होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इसको भूल जाइए, आप बस ये मानिए मेरी बात, अभी मान के चलिए कि ये सेंटेंस भी सही है। टू मी मैंने लगा दिया, आप लोग इसके यूज टू होंगे, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो गलत है। राम रिटर्न मी माई बुक। आप इस सेंटेंस के बहुत यूज टू होंगे, आप इस सेंटेंस के बहुत यूज टू होंगे, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन आप जब इस सेंटेंस के यूज टू हैं तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे व्हाट लगाकर क्वेश्चन कीजिए, आप यहाँ पे व्हाट लगाकर क्वेश्चन कीजिए। राम ने क्या लौटाया, राम ने मुझे क्या लौटाया, मेरी किताब लौटाई। राम ने मुझे क्या लौटाया, मेरी किताब लौटाई। तो यहाँ पे क्या लगाकर क्वेश्चन का आंसर क्या आया, माई बुक। यहाँ पे क्या लगाकर क्वेश्चन का आंसर क्या आया, माई बुक। तो जब मैंने बताया जब व्हाट लगाकर हम लोग किसी सेंटेंस में आंसर पाते हैं तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर जो आप इस सेंटेंस में हुम लगा कर करें कि राम ने मेरी पुस्तक लौटाई, किसको लौटाई, हुम, किसे लौटाई, मुझे लौटाई, किसे लौटाई, मुझे और लौटाई। तो ये मी हुम का आंसर दे दे रहा, ये मी हुम का आंसर दे दे रहा, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझ में आया। तो इसको एक बार लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस में आप इसको पहले लिख लीजिए, आप इसको मैं लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, तो whom ब्रैकेट में किसे, whom ब्रैकेट में किसे, किसे के माध्यम से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए, के माध्यम से जब क्वेश्चन पूछा जाए, के माध्यम से जब क्वेश्चन पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए, तो जो उत्तर प्राप्त होता है, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तथा जब उसी सेंटेंस में, जब उसी सेंटेंस में व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछा जाए, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा बॉट के आगे, व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो उत्तर प्राप्त होता है, तो जो उत्तर प्राप्त होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख लिया। अब थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिएगा, मैंने दो एग्जाम्पल लिखवाए थे, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया है ना, समझा दिया है मैंने बहुत अच्छे से उसको।
ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस में एक चीज़ नोट करा है। मैंने एक सेंटेंस में बोला है कि जब एक सेंटेंस में, सॉरी, मैंने अभी जो नोट लिखा है उसमें बोला है कि जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए, जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तब ऐसा करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। आपको तब whom या what नहीं यूज करना है। जब आपको सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो तब उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमेशा मानते हैं, तब आपको whom और what का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा राम बीट हिम, बीट्स हिम, ठीक है, राम बीट्स हिम, राम उसे मारता है। तो यहाँ पे आप whom लगाएंगे तो हिम मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर जो पूछेंगे कि राम किसे मारता है, ठीक है, राम किसे मारता है, तब आपको हिम मिलेगा, ठीक है। लेकिन whom के साथ क्या आना चाहिए, इनडायरेक्ट आता है। जब आप whom लगाकर किसी का आंसर प्राप्त करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। बस ये समझाना था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आ गया। अब लिखिए अगला, नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है, नाउन इन एपोजिशन। अब देखिए नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। नाउन, एक नाउन, जब एक नाउन या कोई फ्रेज, जब एक नाउन को कोई फ्रेज, जब एक नाउन को कोई फ्रेज डिफाइन करे, जब एक नाउन को कोई फ्रेज डिफाइन करे तो वही नाउन होता है केस इन अपोजिशन, ठीक है। जब कोई नाउन, जब किसी नाउन को उसके तुरंत बाद कोई एक फ्रेज आकर उसको डिस्क्राइब करे तो वही होता है केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा, मैंने लिखा जाकिर, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन द ऑथर ऑफ मेनी renowned book on books is a philosopher, philosopher, ठीक है। ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिखा है। मैंने ये लिखा है एक सेंटेंस, क्या लिखा है, जाकिर नायक, जाकिर हुसैन द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंड बुक्स इज अ फिलोसफर। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ये जाकिर नायक एक नाउन है, जाकिर हुसैन, सॉरी, एक जाकिर हुसैन जो है ये क्या है, नाउन है। जाकिर हुसैन क्या है, एक नाउन है। ये जाकिर हुसैन क्या है, एक नाउन है। नाउन है, क्यों नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है। और कैसा नाउन है, ये इस सेंटेंस में अकेला है, पर्टिकुलर है, तो ये कैसा कहलाएगा, प्रॉपर नाउन है। तो ये नाउन प्रॉपर नाउन है, नाउन है। इस नाउन को ये फ्रेज तुरंत उसके बाद आके डिफाइन किया कि जाकिर नायक, कौन, जाकिर नायक। अब उसको डिफाइन कर रहा है द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंड बुक्स, जाकिर हुसैन, सॉरी, जाकिर हुसैन के, कौन जाकिर हुसैन, बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक। इस नाउन को ये एक पूरा फ्रेज डिफाइन किया। इस नाउन को ये एक पूरा फ्रेज तुरंत इस नाउन के बाद आके इस नाउन को डिस्क्राइब या डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि जाकिर हुसैन, कौन है जाकिर हुसैन भाई, द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंड बुक्स, बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक। जाकिर हुसैन, कौन जाकिर हुसैन, बहुत सारे मशहूर पुस्तकों के लेखक। तो इस नाउन को इसने डिफाइन कर दिया, इस नाउन को इस फ्रेज ने डिफाइन कर दिया। तो यही फ्रेज कहलाता है केस इन एपोजिशन। क्या कहलाता है, केस इन एपोजिशन या फिर नाउन इन एपोजिशन।
अब ये एक पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट आपका यहाँ से शुरू होता है, इज अ फिलोसफर। प्रेडिकेट यहाँ से शुरू होता है, इज अ फिलोसफर। समझ में आया? जाकिर हुसैन एक नाउन, इस नाउन को डिस्क्राइब किसने किया? द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंड बुक। तो इस नाउन के तुरंत बाद जो फ्रेज आता है वही कहलाता है, क्या कहलाता है? केस इन अपोजिशन। जैसे एक और लिख लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यस्टरडे I met your uncle the doctor। अब देखो, इस जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, I met your uncle the doctor। अब यहाँ पे इस अंकल, ये अंकल क्या है? ये कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है। ये अंकल क्या है? एक कॉमन नाउन है। इस अंकल को तुरंत इसके बाद ये एक फ्रेज आया, द डॉक्टर। ये एक क्या आ गया? फ्रेज आया, द डॉक्टर। तो इस अंकल को ये डिस्क्राइब किया द डॉक्टर ने, तो यही द डॉक्टर क्या कहलाएगा? केस इन अपोजिशन। कहने का मतलब ये है, जब किसी नाउन के तुरंत बाद कोई फ्रेज आता है और वो फ्रेज उसी नाउन को डिस्क्राइब या डिफाइन कर रहा हो, तो वो नाउन ही कहलाता है केस इन अपोजिशन। ठीक है? क्या कहलाता है? केस इन अपोजिशन। ठीक है? तो ये था केस इन अपोजिशन। अब अगला देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए, केस इन अपोजिशन क्या होता है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग भूलें। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत ही ईजी था। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम करने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह काम करने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। केस इन अपोजिशन लिखवाना चाहिए मुझे, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। जब किसी नाउन के तुरंत बाद कोई फ्रेज या फिर कोई दूसरा नाउन यदि किसी नाउन के बाद कोई फ्रेज या कोई दूसरा नाउन आकर उस पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो फ्रेज या नाउन वही मैं फ्रेज या नाउन, वो नाउन की बात कर रहा हूँ जो पहला जो नाउन था उसके बाद जो आके उसको डिस्क्राइब करा, तो वही है जो वो फ्रेज या नाउन ही केस इन अपोजिशन कहलाता है। हाँ, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल जो मैंने लिखवाया है अभी उसको रिवाइंड करके आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी आप एक नोट लिख लीजिए, नोट केस इन अपोजिशन, नाउन केस इन अपोजिशन का यूज, हमेशा आर्टिकल दी लगाकर करते हैं, ठीक है? अब देखिएगा जो मैंने लिखवाया था, जाकिर हुसैन द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंड बुक इज अ फिलोसफर, उसमें भी मैंने द लगाया। फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, उसमें भी मैंने दी लगाया था। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग वोकेटिव केस। चौथा वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस सिंपल सा लैंग्वेज में अगर से समझा जाए तो जब आप किसी रीडर या लिसनर को डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं
डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं तो उसी को कहते हैं, तो वो जो नाउन यूज करते हैं उसी नाउन को कहते हैं वोकेटिव केस। आप नहीं समझेंगे, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा किसु, किसु आई हैव ऑफन told you not to make mischief, ठीक है, mischief, ठीक है, बस यही है, इतना है, ठीक है, नॉट टू मेक मिसचिफ। अब देखिए ये एक लिसनर, आप मान लीजिए मैंने, मेरे घर में कोई लड़का है तो मैंने उससे बोला कि मैंने तुमसे कहा है ना, अभी मैं डायरेक्टली उसको नहीं, आप इस सेंट, अगर जो आप इस किसी को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप इस किसी को इस 1 मिनट के लिए भूल जाइए, तो क्या ये सेंटेंस सही है? आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू मेक मिसचिफ। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि गलतियाँ मत करो। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि गलतियाँ मत करो। मैंने ये सीधे सीधे बोल दिया। मैंने जिसको सुना है, मान लो मेरे सामने कोई राम नाम का लड़का बैठा है या फिर कोई रोहन नाम का लड़का बैठा, मैंने बोला मैंने तुमसे कई बार कहा है कि गलतियाँ मत करो। मैंने उससे बोल दिया कि मान लो मेरे सामने कोई लड़का बैठा रोहन, मैंने बोल दिया कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि गलतियाँ मत करो। लेकिन अगर जो मैं उसको डायरेक्टली इंडिकेट करूँ, अगर इस सेंटेंस को बोलूँ कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि गलतियाँ मत करो, और ये सेंटेंस कोई सुनेगा तो ये नहीं जान पाएगा कि किसको मैं बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं देख रहा है तो। लेकिन मैं अगर जो डायरेक्टली उसको इंडिकेट कर दूं कि रोहन मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि गलतियां बार बार मत करो। अब ये जो रोहन है, ये डायरेक्टली आपने इंडिकेट कर दिया लिसनर को। आपने जिसको आप सुना रहे हैं, जिसको आप ये सेंटेंस सुना रहे हैं, आपने उसको डायरेक्टली यहां इंडिकेट कर दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे कई बार कहा है कि गलतियां मत करो, ठीक है, या फिर मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि गलतियां मत करो बार, ठीक है, ये बोल रहे थे। लेकिन आपने उस आदमी को डायरेक्टली उस सेंटेंस में भी इंक्लूड कर दिया कि रोहन, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ऐसी गलतियां मत करो। तो ये जो रोहन है, जिसको आपने डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया है लिसनर को, जिसको आप सुना रहे थे, अब उसको डायरेक्टली इंडिकेट कर दिए हैं आप, तो यही नाउन क्या कहलाता है? केस इन वोकेटिव केस। तो यही नाउन क्या कहलाता है? वोकेटिव केस। समझ आया? एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे मैंने बोला यू हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू मी माई फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यू हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू मी माई फ्रेंड्स। अब आपने अगर जो माई फ्रेंड्स ने लिखते तो आपने लिसनर को यहाँ तक इंक्लूड नहीं किया था। ये सेंटेंस यहाँ तक भी सही है कि आप लोग हमेशा मेरे लिए मतलब मुझसे वफादार रहो, आप लोग हमेशा मुझसे वफादार रहो। लेकिन आप किसको कह रहे हो? जिसको सुना रहे हो, जिसको कह रहे हो, आपने इसको ये माई फ्रेंड्स करके इंक्लूड कर दिया, इंडिकेट कर दिया। अब आपने यहाँ डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया कि तुम लोग मेरे हमेशा वफादार रहो मेरे दोस्तों। तो आप जिसको सुना रहे थे, जो लिसनर थे, आपने उसको डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया। तो यही नाउन क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। यही नाउन क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस समझ में आया? यही नाउन क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। कहने का मतलब यह है कि जब कोई नाउन सेंटेंस में लिसनर के तरीके से काम करता है, उसी नाउन को, या रीडर के तरीके से काम करता है, उसी नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। इस सेंटेंस को सुनने का काम कौन कर रहा है? रोहन। ये सेंटेंस सुनाया किसको जा रहा है? रोहन को। तो ये रोहन क्या हो गया? वोकेटिव केस। इस सेंटेंस को किसको सुनाया जा रहा है? किससे कहा जा रहा है ये पूरा सेंटेंस? मेरे दोस्तों को, तो ये मेरा दोस्त क्या हो गया? वोकेटिव केस। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए।
जब एक शब्द, जब एक नाउन या फ्रेज जब एक नाउन या फ्रेज किसी रीडर या लिसनर, किसी रीडर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पढ़ने वाला, किसी रीडर ब्रैकेट में पढ़ने वाला या लिसनर ब्रैकेट में सुनने वाला को डायरेक्टली इंडिकेट या एड्रेस करते हैं, जब किसी नाउन या फ्रेज के माध्यम से, शायद मैंने लिखवाया तो वो लिख लीजिएगा, जब किसी नाउन या फ्रेज के माध्यम से किसी रीडर पढ़ने वाला या लिसनर सुनने वाला को डायरेक्टली इंडिकेट या एड्रेस करते हैं, तो उसी को वोकेटिव केस कहते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने ये सेंटेंस किसको सुनाया है? रोहन को सुनाया, तो ये रोहन क्या हो गया? वोकेटिव केस। ये सेंटेंस मैंने किससे कहा है? माय फ्रेंड से कहा है, ये माय फ्रेंड क्या हो गया? वोकेटिव केस। ठीक है, तो ये था वोकेटिव केस। अब आप देख लीजिए सबसे अच्छा चीज, वोकेटिव केस का यूज कहाँ आएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। हम लोग वोकेटिव केस का यूज पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन में, वहाँ पे वोकेटिव केस का यूज आएगा। ठीक है, और वहीं पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसका यूज पढ़ेंगे। अब और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा केस वो था पजेसिव केस। इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में जो केस से क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। जो वोकेटिव केस मिलेगा आपको, वो वोकेटिव केस आपको नरेशन में मिलेगा, वो नरेशन का एक पार्ट होगा वोकेटिव केस, उससे जो क्वेश्चन आएगा। फिर केस इन अपोजिशन आपको आर्टिकल द हटा के दे देगा, तो आपको गलतियां निकालनी होंगी कि आर्टिकल द के साथ ही वो आता है केस इन अपोजिशन। तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन पजेसिव केस अपने ही फॉर्म में आता है। इसका सिंपल सा यूज पहले तो ये जान लीजिए कि अगर जो पजेसमिस क्या होता है, जब आप देखेंगे पजेसमिस होता है कि किसी पे अधिकार प्रकट करना, जब आप किसी पर अधिकार प्रकट करते हो, जब किसी पे अधिकार रखते हो तो उसको कहते हैं पजेस। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं आई हैव अ बुक, तो ये सेंटेंस का अर्थ क्या होगा कि मेरे पास एक किताब है। आप इसको भी लिख सकते थे आई पजेस अ बुक, मैं एक किताब पर अधिकार रखता हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सही है। यही पजेस का मतलब होता है अधिकार रखना। ठीक है, तो जब आप किसी नाउन के माध्यम से किसी का अधिकार दिखाते हैं, तो वही होता है पजेसिव केस। पहले तो आप इसको लिख लीजिए। पजेसिव केस का यूज करके, क्योंकि ये ब्रॉड है, इसको हम लोग लिखने के बाद पढ़ेंगे, और यही पढ़ने के बाद नाउन खत्म हो जाएगा। तो लिख लीजिए, जब किसी नाउन के माध्यम से हम अधिकार दिखाते हैं, तो वही पजेसिव केस होता है। जैसे मैंने लिखा सचिन्स क्लॉथ्स आर वेरी डर्टी। तो अब एक बात बताइए, आप इस कपड़े पे अधिकार किसके माध्यम से दिखा रहा है? इस सचिन्स के माध्यम से दिखा रहा है। मतलब कि ये क्लॉथ किसका, ये जो क्लॉथ है, ये क्लॉथ्स किसका है? ये सचिन का है। ये कपड़े किसके हैं? सचिन के हैं।
तो इस सचिन के माध्यम से आपने इसके ऊपर अपना अधिकार दिखाया। सचिन का अधिकार इसके ऊपर किसके माध्यम से दिखाया? एपिस्ट्रॉफी एस के माध्यम से, मतलब कि सचिन के माध्यम से अपने कपड़े पर अधिकार दिखा दिया। तो यही जो है ये किस केस में है? केसिंग पजेसिव केस में होगा। ये किस केस में होगा? पजेसिव केस में। किस केस में होगा? पजेसिव केस में होगा। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था। जब आप किसी के माध्यम से, किसी नाउन के माध्यम से किसी पे अधिकार दिखाते हैं तो वही क्या कहलाता है? पजेसिव केस। अब इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं, एक ऑफ का देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस, एक एग्जांपल, ये द फैन ऑफ रूम, ये एक है द फैन ऑफ रूम। ठीक है, द फैन ऑफ रूम, ये एक सेंटेंस है, द फैन ऑफ रूम। अब एक बात है, रूम का फैन, तो क्या इसके माध्यम से आपने रूम के ऊपर अधिकार दिखा दिया? इस रूम के माध्यम से आपने ये दिखा दिया कि इस रूम का ये पंखा है, इस रूम का पंखा है, आपने किसको दिया? अब ये जब आपने लिख दिया इस रूम का पंखा है, तो इसका मतलब हो गया कि इस रूम पर इस पंखे का अधिकार है, या फिर इस रूम का इस पंखे पर अधिकार है, इस रूम का इस पंखे पर अधिकार है। तो जब आप किसी नाउन के माध्यम से कोई अधिकार दिखाते हैं या फिर ऑनरशिप दिखाते हैं या फिर आप उस पर अपना पजेस दिखाते हैं, पजेसिवनेस दिखाते हैं, तो वही कहलाता है पजेसिव केस। तो क्या कहलाता है? पजेसिव केस। अब देखिए, पजेसिव केस दो तरीके से यूज होते हैं। पजेसिव केस दो तरीके से यूज होते हैं। जब आप अधिकार प्रकट करने का दो तरीका हो सकता है। अधिकार प्रकट करने का पहला तरीका ये हो सकता है कि आप एपिस्ट्रॉफी यूज करके, एपिस्ट्रॉफी एस यूज करके अधिकार प्रकट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑफ लगाकर अधिकार प्रकट करें। दो तरीके हो सकते हैं अधिकार प्रकट करने के, अभी मैंने दिखाया। आप एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर अधिकार प्रकट कर लेते हैं और दूसरा होता है ऑफ लगाकर अधिकार प्रकट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर जो ये समझा जाए तो ये याद रखिएगा कि जब हम लोग सजीव का किसी पे अधिकार प्रकट करते हैं, जब हम लोग लिविंग थिंग्स का किसी पर अधिकार प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। पर जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार किसी पर प्रकट करते हैं तो वहाँ पे ऑफ का यूज किया जाता है। जनरली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ। जनरली जब हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग्स का अधिकार किसी चीज़ पे दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑफ का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार किसी चीज़ पे दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये एपिस्ट्रॉफी एस यूज करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एपिस्ट्रॉफी एस यूज करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एपिस्ट्रॉफी एस यूज कीजिए डायरेक्ट। आप एपिस्ट्रॉफी एस यूज कीजिए डायरेक्ट। जैसे आपने एपिस्ट्रॉफी यूज करना है बॉय पे, तो बॉय पे क्या कीजिए? बॉयज़। गर्ल्स पे गर्ल्स हो गया। ठीक है, फिर रमेश पे तो रमेश हो गया। ठीक है, तो जब किसी वर्ड में, जब किसी नाउन के लास्ट में एस ना आए तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज ऐसे करते हैं। जब किसी नाउन के लास्ट में एस ना आए, ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। मैं बार बार, अब आप क्लास 7th 8th के बच्चे नहीं कि मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना है। जब किसी नाउन के लास्ट में एस ना आए तो उसका एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे यूज करते हैं, एस के पहले एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस के पहले एपिस्ट्रॉफी लगाए, एस के पहले एपिस्ट्रॉफी लगाए। जब किसी, एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी नाउन, जब किसी लिविंग थिंग्स वाले नाउन, जब किसी लिविंग नाउन के लास्ट में एस ना आए तो एपिस्ट्रॉफी ऐसे यूज किया जाता है कि एपिस्ट्रॉफी पहले एस लास्ट में, एपिस्ट्रॉफी एस पहले
एपिस्ट्रॉफी पहले, एस लास्ट में, एपिस्ट्रॉफी पहले, एस लास्ट में, ठीक है। लेकिन जब किसी सेंटेंस के लास्ट में एस आ जाए, जैसे हो सकता है कि आप एक प्लूरल बना रहा हूँ, बॉय का ही प्लूरल बना रहा हूँ, बॉयज, बॉयज लिख रहा हूँ, बॉयज। अब इसका एपिस्ट्रॉफी एस यूज करना होगा आपको, तो लास्ट में बस एक एपिस्ट्रॉफी यूज कर लेंगे, ये हो गया उसका पजेसिव केस, ये हो गया उसका पजेसिव केस। अब इसी का यूज करना है, तो मान लीजिए आपने लिखा गर्ल, गर्ल्स किया, एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ पे यूज होगा। तो जब किसी लिविंग नाउन का सामान्यतः प्लूरल बनाने पर अगर लास्ट में एस लग रहा है, तो उसका एपिस्ट्रॉफी यूज करने का तरीका ये होता है। एपिस्ट्रॉफी एस लगाने का तरीका ये होता है कि अगर जो पहले से जब एस आ चुका है तो बाद में एस नहीं लगाते, उसी एस के आगे एक एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं, वो सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखता हूं कि he plays cricket in बॉयज स्कूल, ठीक है। ये मैंने लिखा, ही प्लेस क्रिकेट इन बॉयज स्कूल, ठीक है। अब वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे देखिए मैंने लड़कों, बॉयज लिखा है, लड़कों के स्कूल में, तो यहाँ पे जो बॉयज है, यहाँ पे मैंने बॉय का प्लूरल बनाया बॉयज, पहले से एस आ चुका है उस नाउन के यूज में, उस नाउन की स्पेलिंग में पहले से एस आ चुका है, तो मैंने एपिस्ट्रॉफी देखिए कहाँ पे यूज किया है, लास्ट में। तो जब किसी नाउन की स्पेलिंग में पहले से एस हो, तो उसका एपिस्ट्रॉफी उस एस के बाद यूज करते हैं। अन्यथा अगर लास्ट में एस नहीं आ रहा है, तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे यूज करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे यूज करते हैं। और अगर जो लास्ट में एस आ गया तो एपिस्ट्रॉफी एस ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाते तो हैं पर लास्ट में एस नहीं आता है, जिनका प्लूरल बनाते हैं पर लास्ट में एस नहीं आता है, तो उनका भी एपिस्ट्रॉफी एस इसी प्रकार से यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर जो मैं समझाना चाहूँ तो बस ये याद रखिए कि अगर जो किसी नाउन, किसी लिविंग नाउन के लास्ट में एस आया है, अगर किसी लिविंग नाउन के लास्ट में एस आया है, चाहे वो प्लूरल बना रहे हो या फिर उसकी नेचुरल स्पेलिंग भी वही हो, तो एपिस्ट्रॉफी लास्ट में एपिस्ट्रॉफी लगाकर उसका एपिस्ट्रॉफी एस कंप्लीट हो जाता है, उसका पजेसिव केस कंप्लीट हो जाता है। पर अगर जो उस नाउन में, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, अगर जो लास्ट में एस नहीं आ रहा है, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मेन लिखूं, मेन, ये मैंने लिखा मेन, क्या इसके लास्ट में ये क्या है, प्लूरल है, मेन, मैन का प्लूरल मेन। अब ये क्या है, मेन प्लूरल, लेकिन इसके लास्ट में ऐसा है नहीं है, तो इस पर एपिस्ट्रॉफी एस, जब इस पर पजेसिव केस दिखाएंगे तो इसको ऐसे पजेसिव केस दिखाएंगे। एपिस्ट्रॉफी एस का यूज पहले के जैसे करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज पहले की तरह करेंगे। कैसे किया, ऐसे किया, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज रूल बस एक ही है, वो ये है कि अगर जो किसी लिविंग नाउन के लास्ट में एस नहीं आया है, तो एपिस्ट्रॉफी पहले लगाएंगे, एस बाद में लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। दूसरा रूल ये है कि अगर किसी लिविंग नाउन के लास्ट में एस आ चुका है नेचुरली, या फिर हो सकता है उसके नेचुरल मीनिंग में हो, स्पेलिंग में हो, या फिर वो प्लूरल बनाने पे आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एपिस्ट्रॉफी का लास्ट में यूज करके हम लोग पजेसिव केस बना देते हैं, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी का लास्ट में यूज करके पजेसिव केस बना देते हैं, ठीक है। ये था पजेसिव केस बनाने का, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा देख लीजिए, ये है तो नहीं नाउन, जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ, ये नाउन तो नहीं है पर इनको भी यही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पजेसिव केस देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का है, ये कुछ प्रोनाउन है, ये कुछ प्रोनाउन है, इनको नोट कर लीजिएगा। ये कुछ प्रोनाउन है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, somebody, somebody, nobody,
nobody, anybody, फिर everyone, someone, everyone, someone, none, none, anyone, anyone। और एक केस हमेशा याद रखिएगा, मैं बड़े में लिख रहा हूँ, स्पेशली वन को याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। स्पेशली वन को याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है वन पे। देखिए, जब ये प्रोनाउन आते हैं और इनका पॉजेसिव केस दिखाना होता है तो भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही इनका पॉजेसिव केस दिखाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एवरीबडी, everybody's job is nobody's job। ये एक सेइंग भी है, everybody's job is nobody's job। ठीक है, अब देखिए जॉब का, इस everybody का पोजीशन दिख रहा है जॉब पे, मतलब कि सबका काम किसी का काम नहीं होता है। मतलब कि अगर जो कह दिया जाए कि रूम कोई भी साफ कर दो, सब में, मतलब एक 10 बच्चों का ग्रुप है, आपने बोल दिया कि 10 में से कोई भी एक रूम साफ कर दो, तो वो सबका काम हो गया, कोई भी साफ कर सकता है। तो वो लगभग ऐसा होता है, ऐसा देखा गया कि वो कोई नहीं करेगा, सब ये सोचेंगे कि वो उठ के कर दे, वो उठ के कर दे, वो उठ के कर दे। तो ये सेइंग उसी बनाया गया है कि एवरीबडीज जॉब इज नोबडीज जॉब। तो यहाँ पे सबका काम, तो इस काम पे अधिकार एवरीबडी का। तो जब पॉजेसिव केस दिखाया गया तो देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। और यहाँ पे भी इस जॉब का इस जॉब पे पोजीशन नोबडी का है तो इस पे भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। ठीक है, पोजीशन दिखाने के लिए। तो जब इन नाउन का भी पोजीशन हमें दिखाना होता है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जब हमें इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इसके बाद वाली क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो जानेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल बस इतना लिख लीजिए, जब हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये लिख लीजिए, जब हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, स्पेशली वन के अधिकार दिखाने होते हैं, तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, डाला। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, इन्हीं जो मैंने इंडेफिनिट लिखा है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नन, ये जो सेंटेंस हैं, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, इन्हीं इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे एल्स लग के आता है। इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे एल्स लग के आता है। तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो एल्स के बात करते हैं। इसको नोट करके लिख लीजिए। कभी कभी इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद नोट करके लिखिए। कभी कभी इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद, इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद एल्स का भी यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी का एस का यूज, एपोस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के बाद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आई लाइक nobody else
एडवाइस बट योर्स। पहली बात तो ये बताइए कि आपको ये एडवाइस देख के कुछ याद आ रहा है? ये एडवाइस देख के आपको कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आप वाकई में पढ़ रहे हैं, और नहीं याद आ रहा है तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये एडवाइस एक ऐसा नाउन है जिसका न तो सिंगुलर बनाया जा सकता, न प्लूरल बनाया जा सकता। इसके आगे न डायरेक्ट ए का यूज किया जा सकता है एन का, न इसके एस या ई एस जोड़ के इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बार मैंने फिर रिवाइज कर दिया, लेकिन आपका काम था रिवाइज करना। देखिए, मैंने इस सेंटेंस में नोबडी के साथ एल्स का यूज किया है, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज मैंने कहाँ किया है? एल्स के बाद। तो यही तो मैंने लिखा है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लास्ट में एल्स आए तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज एल्स के बाद करते हैं। ठीक है, एल्स का बात करते हैं। अब देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जब हमें किसी लिविंग थिंग्स का पोजीशन दिखाना होता है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जब हम किसी लिविंग थिंग्स का पोजीशन दिखाते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, और जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन दिखाते हैं तो ऑफ का यूज करते हैं। ये मैंने पहले बोला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पेशल केस भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक स्पेशल केस भी आ जाता है, तो उसी स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए कोई वेट दिखाना होता है, कोई अमाउंट दिखाना होता है, तो वहाँ पे भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। या फिर कोई स्पेशल केस आ जाता है जब किसी जहाँ पे हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज के नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी करना होता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, ये केस लिख लीजिए, ये कुछ एक्सेप्शन लिख लीजिए, जब हमें टाइम का पोजीशन दिखाना होता है, तब हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तब भी हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए, लिख लीजिए इनको, कुछ स्पेशल वर्ड है, इनको लिख भी लीजिए। इन अ वीक्स टाइम, अब ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एक सप्ताह का वक्त, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? एपिस्ट्रॉफी एस। दूसरा लिख लीजिए, अ मोमेंट्स डिले, ये तो एक ईडियम है, मोमेंट्स डिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है? बिना एक क्षण की देरी में मैंने यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का, मोमेंट क्या यूज किया है? एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया है। ठीक है, और डेज जर्नी, तो जब हमें किसी टाइम को दिखाना होता है, टाइम का पोजीशन दिखाना होता है, एक सप्ताह, एक पल, एक दिन, एक घंटे, एक रात, एक साल, जब ये पोजीशन दिखाना होता है तब भी हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा माई फादर केम आउटसाइड without a moment's delay when I screamed. ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। मैंने क्या लिखा है? ये सेंटेंस लिखा है कि मेरे पिताजी तुरंत बिना एक पल की देरी के बाहर आ गए जैसे ही मैंने चिल्लाया। तो यहाँ पे मैंने ये क्या दिखाया? एक टाइम का पोजीशन दिखाया, एक क्षण की देरी। तो यहाँ पे जब मैंने एक टाइम का पोजीशन दिखाया तो देखिए मैंने क्या यूज किया? एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया। क्या यूज किया? एपिस्ट्रॉफी एस का। तो जब हम किसी का टाइम का पोजीशन दिखाते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है,
मिटा दें। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया टाइम का। अब जब हम किसी डिग्निफाइड, मतलब कि जिसको मतलब एक तरह से गॉड माना जाए या फिर बहुत बड़ा दर्जा दिया गया हो, डिग्निफाइड का मतलब होता है, डिग्नी मीन्स होता है इज्जत। ठीक है, तो जब किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल या फिर कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी के ऊपर दिखाना होता है, तो भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, तो भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अब देखिए, ये थोड़े से आपको लगेंगे बोरिंग चैप्टर, पर है नहीं, ये वाकई में कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको कहीं कहीं ये परेशान करेंगे। अभी आगे चल के हम लोग पॉजेसिव केस में बहुत अच्छे अच्छे रूल देखेंगे, जो कि वाकई में मतलब बहुत ही अच्छे रूल होंगे। तो ये भी लिख लीजिए, जब हम किसी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाते हैं, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन दिखाते हैं, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन दिखाते हैं, तो भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, तो भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द सन्स रेज, ठीक है, गॉड्स विल, ठीक है, फिर द हेवेंस विल, फिर द माइंड्स आई, ये है कुछ देखिए, इन पे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी आगे जो इंटरेस्टिंग रूल है इन पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन तो भी जानकारी लेने में क्या रहता है, इसको देख लीजिए। ये क्या है, सन एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये सन एक डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है? तो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करके हम लोग उनका पोजीशन किसी के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लिया जाए, इन माई माइंड्स आई, I can see trouble ahead. ठीक है, ये मैंने लिखा इन माई माइंड्स आई, मैं अपने दिमाग की आंखों से, मतलब कि दिमाग मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और जिसको देखा जाए तो इसका ये एक इडियम है, इसको ये माना जाता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं अपनी दिमाग की आंखों से देख पा रहा हूँ कि आगे एक खतरा है, तो यहाँ पे जब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना होता है, जब किसी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाना होता है, तो भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, जब हमें किसी वेट वाले नाउन का पोजीशन दिखाना होता है, या फिर इसी में नोट कीजिए, या फिर किसी करेंसी के साथ
किसी करेंसी के साथ वर्थ या वैल्यू आए, किसी करेंसी के साथ वर्थ या वैल्यू आए और उनका पोजीशन दिखाना हो, और उनका पोजीशन दिखाना हो, तो दोनों ही स्थितियों में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। मैंने बोला वेट, तो वेट हो सकता है अ किलोज वेट, अ किलोज वेट, अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट। तो ये क्या हो गया, ये वेट है। तो जब हमें किसी नाउन का पोजीशन दिखाना होता है, ऐसे वेट आगे लगाओ, वेट आगे लगाओ, अ किलोज वेट, अ पाउंड्स वेट, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, एग्जांपल है द एथलीट lifted 100 किलोज वेट। एथलीट ने 100 किलो का वजन, इस वेट पे इस किलो का पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। तो जब हमें किसी वेट का पोजीशन दिखाना होता है तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। आगे वेट जरूर यूज होना चाहिए, आगे वेट का यूज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा जो मैंने लिखवाया उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्थ या वैल्यू वाले, जब किसी करेंसी का, जैसे मैं बोलूँ और डॉलर्स वैल्यू या फिर रुपीज़ वर्थ, डॉलर्स वैल्यू या रुपीज वर्थ, ठीक है, रुपी वर्थ, ठीक है। ये जब किसी वैल्यू या वर्थ लगा के किसी करेंसी का यूज किया जाता है, जब किसी नाउन में वैल्यू या वर्थ लगाकर किसी करेंसी का पोजीशन दिखाया जाता है तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जब किसी नाउन का वैल्यू, जब किसी करेंसी का वैल्यू या वर्थ लगाकर पोजीशन दिखाया जाता है, वैल्यू या वर्थ लगाकर पोजीशन दिखाया जाता है किसी करेंसी का, तो भी वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। यही मैंने लिखवाया है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओनली द पुअर नो, ओनली द पुअर नो, ओनली द पुअर नो और रुपीज वर्थ, रुपीज वर्थ। 1 रुपये की कीमत, 1 रुपये की कीमत बस एक गरीब जान सकता है, 1 रुपये की कीमत बस गरीब जान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वर्थ लगाकर किसी करेंसी का पोजीशन दिखा तो वहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। हमें लग रहा है क्लास कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो आज के लिए हमें लगता है बस आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। कल हम लोग देख लेंगे नाउन, बाकी बचे जो रूल हैं उनको। कल ख़त्म हो जाएगा नाउन, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा जो था वो नाउन था, जो कि कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और देख रहा हूँ भाई मेरे व्यू बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अगर जो मेरे देख रहे हैं तो मुझको थोड़ा मोटिवेट भी कीजिए, मतलब मुझे भी लगे कि हाँ यार, मतलब मेरा देखा जा रहा है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, ठीक है। बाकी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तो भी मैंने सोचा, मुझे 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा दिन का गैप भी बेकार हो सकता है। तो आज देख रहा हूँ कुछ एनर्जी ज़्यादा नहीं मेरी लग पा रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने तो भी अपना पूरा एफर्ट लगा के आपको आज पूरा समझाया है।
जितना भी मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। तो आपको क्या करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।